अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आर्टिकल हम स्टार्ट करें पाई डायग्राम से। पाई डायग्राम में क्या है, एक मेथड है किसी भी डाटा को किसी शेप किस थ्रू सम शेप रिप्रेजेंट करने का। पाई डायग्राम किस तरह की शेप हो सकती है, वो कहता है वो एक सर्कल है। पाई डायग्राम ऑल्सो नॉन एज सेक्टर डायग्राम इज़ अ ग्राफिक डिवाइस, ग्राफिकली शो होने वाली डिवाइस है। पाई डायग्राम ऑल्सो नॉन एज पाई डायग्राम को कहते हैं सेक्टर डायग्राम भी कहते हैं। इसको सेक्टर डायग्राम क्यों कहते हैं, ये हम इसकी शेप देखेंगे तो हमें पता चलेगा। वो कहते हैं कंसिस्टिंग ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। एक सर्कल पे जो है ना कंसिस्ट हो रही होती है जो कि डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ हो, और ये सेक्टर्स किसके प्रोपोर्शनल होते हैं। गिवन जो क्वांटिटी है जिस डाटा को आपने रिप्रेजेंट करना है उसकी जो डिवाइडेड क्वांटिटीज़ हैं उनके, वो कहते हैं इस आर प्रोपोर्शनल टू वेरियस पार्ट्स इनटू विच द होल क्वांटिटी इज़ डिवाइडेड। मतलब जैसे ये वाले अगर हम आइटम्स देखें उसने कहा रिप्रेजेंटेड टोटल एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर्स ऑन वेरियस आइटम्स ऑफ अ फैमिली बाय पाई डायग्राम। एक पाई डायग्राम को यूज़ करते हुए आपने टोटल एक्सपेंडिचर भी शो करना है एंड एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम्स ऑफ अ फैमिली। अब एक फैमिली के ये एक्सपेंडिचर बताए हुए, एक फूड है, क्लोथिंग है और हाउस रेंट है और फ्यूल एंड लाइट है, प्लस सम अदर रेंट्स हैं। ये कुल मिला के जो है ना ये 150 रेंट है और इनकी अलग अलग रेंट्स उसने ये बताए हुए हैं। तो उसने कहा कि ये अलग अलग जो रेंट्स हैं आपने ये भी शो करने हैं और ये टोटल भी शो करना है। अब पाई डायग्राम जो हमें क्या बताते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का जो टोटल है वो पूरे के पूरे सर्कल से शो होता है, जो बाकी इसके अंदर हो जाते हैं उसको शो करने के लिए हम एंगल निकालते हैं, एंगल ऑफ द सेक्टर्स। कि 50 को कितना सेक्टर मिलना चाहिए उसके लिए एंगल निकालें, 30 को कितना सेक्टर मिलना चाहिए उसके लिए एंगल निकालें, फिर 20 को कितना एंगल मिलना चाहिए उसके लिए। आपने क्या करना है, बेसिकली फूड, क्लॉथिंग, इन सबको डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर देना है। उन डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करने के लिए इन सेक्टर्स के एंगल्स पता होने चाहिए कि कितने कितने एंगल का रखें कि उतना सेक्टर बन जाए। अब ये एंगल निकालने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, वो कहता है कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय होल क्वांटिटी इंटू 360 डिग्री। कंपोनेंट पार्ट क्या है, 50 है, होल क्वांटिटी क्या है, 150 है। 50 को डिवाइड करें 150 पे, मल्टीप्लाई बाय 360 करें। जब आप करेंगे 50 बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 360 तो आपको एंगल मिलेगा 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री किसके लिए है, 50 के लिए है, मतलब फूड के लिए 120 डिग्री है। फूड के लिए 120 डिग्री जो है ना वो अलग कर दें। उसके बाद आगे जाएँ 30 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 360। जब 30 के लिए देखेंगे मतलब क्लॉथिंग के लिए, तो क्लॉथिंग के लिए यहाँ से निकालें, एंगल क्या आएगा 72 इधर आ जाएगा। सो ऑन। आपने क्या करना है, आपने इसको इस पूरे सर्कल को अकॉर्डिंग टू डैट क्वांटिटीज़ डिफरेंट एंगल्स फाइंड करें और उन एंगल्स के हिसाब से सेक्टर्स में डिवाइड कर दें। तो आपको एक नज़र में ही पाई डायग्राम को देखते हुए पता चल रहा है कि फूड के लिए कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्लोथिंग के लिए कितना हो रहा है, हाउस के लिए कितना हो रहा है। आप कंपैरेटिवली अंदाज़ा लगा पा रहे हैं। तो ये था पाई डायग्राम का कॉन्सेप्ट। इसके बाद आ जाए हिस्टोडायग्राम पे। अब कहते हैं हिस्टोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स हुज बेसिस आर मार्क्ड ऑफ बाय क्लास बाउंड्रीज। अब कहते हैं हिस्टोग्राम क्या है, कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। हिस्टोग्राम एक ऐसी डायग्राम है जिसमें एडजेसेंट रेक्टेंगल्स आ रही होती हैं। रेक्टेंगल्स हुज बेसिस, वो रेक्टेंगल्स हुज बेसिस आर मार्क्ड ऑफ बाय क्लास बाउंड्रीज, कि कोई डाटा जो आपको गिवन है। इसमें हिस्टोग्राम में बेसिकली क्या है, जो है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने वाला ग्राफ है। हिस्टोग्राम बेसिकली क्या है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो हम टेबल बनाते रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही को ग्राफिकली शो करने का एक मेथड है। उसमें आप क्या कहते हैं, एडजेसेंट, ये सारे के सारे जो एडजेसेंट आपके पास जो है ना ये आ जाती हैं रेक्टेंगल्स, एडजेसेंट रेक्टेंगल्स आ जाती हैं। तो वो कहते हैं हुज बेसिस, जिन रेक्टेंगल्स की बेसिस आर मार्क्ड ऑफ बाय क्लास बाउंड्रीज। जब उस टेबल में से क्लास बाउंड्रीज आप उठाते हैं और ये सारी क्लास बाउंड्रीज के हिसाब से बनाते जाते हैं। एक्स एक्सिस पे सारी क्लास बाउंड्रीज आ रही हैं, लोअर बाउंड्री, अपर बाउंड्री और एक आपके पास रेक्टेंगल की बेस, ठीक है।
लोअर बाउंड्री, अपर बाउंड्री, अगली रेक्टेंगल, लोअर बाउंड्री, अपर बाउंड्री, अगली रेक्टेंगल। ये आपके पास क्या है, आपने क्लास बाउंड्रीज़ के साथ टोटल रेक्टेंगल्स एक्स एक्सिस पर ड्रा कर ली। अब ऊपर ये किसको शो करिए, ये फ्रीक्वेंसी को। इस क्लास बाउंड्री के लिए जो फ्रीक्वेंसी है 1 है, तो वो इस क्लास बाउंड्री के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो उसने कहा यहाँ वो एग्जांपल 2.3 जो है ना वो यूज़ कर रहा है। आप लोग एग्जांपल 2.3 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपकी बुक में एग्जांपल 2.3 गिवन है, वहाँ से डाटा उठाएं। उस डाटा को यूज़ करते हुए उसने क्या किया, उसने क्लास बाउंड्रीज़ नीचे एक्स एक्सिस पे ली है, फ्रीक्वेंसी इस साइड पे ली है। क्लास बाउंड्रीज़ के साथ साथ जो है ना रेक्टेंगल्स का एंड भी है, स्टार्ट है फिर एंड है। और इसके अंदर इस क्लास बाउंड्री के अंदर आने वाली जो फ्रीक्वेंसी थी वो फ्रीक्वेंसी जो है ना वहाँ तक उसने रेक्टेंगल की हाइट ली है। तो ये आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकली थ्रू सम रेक्टेंगल्स शो करने का जो तरीका है, उसको क्या शो करने के लिए जो डायग्राम यूज़ की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं। उसके बाद आ जाए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये भी मिलता जुलता सा कॉन्सेप्ट है। उसने कहा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ ग्राफिक फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन जिस तरह से हिस्टोग्राम जो है वो ग्राफिक फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ये भी क्या है, ग्राफिक फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें भी आप क्या करते हैं, ग्राफिकली शो करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। अब ये कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है, उसने कहा विच इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स एक्स आई एफ आई, where xi is the class mark of ith class and fi is the corresponding frequency, and then connecting them by straight line segments providing the class intervals are equal। जब आपके पास क्लास इंटरवल्स इक्वल दिए हुए हों, जिस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने क्लास इंटरवल्स इक्वल दिए हों, उसको शो करने के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरह से यूज़ होती है, ये मैं आपको यहाँ से डायग्राम से बताती हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगा। उसने क्या किया, उसने एक्स एक्सिस पे हर एक आपके पास जो भी गिवन डाटा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल बना हुआ है वहाँ से आपने डाटा उठाना है। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, डिफरेंस हर क्लास के मिड पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं। हर क्लास के मिड पॉइंट्स ऑलरेडी आपने किसी न किसी टेबल में फाइंड किए हुए होते हैं। तो आपको जब भी कहा जाए कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दें और आपको पहले उसने सिंपली डाटा गिवन हो, तो आपने पहले उस डाटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, मतलब उसका टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद वहाँ से जो मिड पॉइंट्स आएंगे उन मिड पॉइंट्स को आपने यहाँ एक्स एक्सिस पे शो कर देना है। ये 5.4 54.5 है, 74.5 94.5 114.5, ये सारे क्या है, मैंने एग्जाम्पल 2.2 के मिड पॉइंट्स उठाए हुए हैं। तो यहाँ से मिड पॉइंट्स पहले एक्स एक्सिस पे सारे मिड पॉइंट्स ले लें, इस साइड पे आप फ्रीक्वेंसी ले लें। अब आप क्या करें, मिड पॉइंट्स में उन मिड पॉइंट्स जिस क्लास में लाया कर रहे हैं उस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से यहाँ पॉइंट्स ले लें। अब 5.45 पे थी ज़ीरो फ्रीक्वेंसी, आपने ये पॉइंट ले लिया। 74.5 पे थी, यहाँ पे जाके तकरीबन इधर यहाँ कोई 9 के करीब फ्रीक्वेंसी थी, आपने ये पॉइंट ले लिया। 94.5 पे 10 फ्रीक्वेंसी थी, आपने ये पॉइंट ले लिया। 114.5 पे यानी कि जिस क्लास में 114.5 लाया करता है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी 16 थी, आपने ये पॉइंट ले लिया। सिमिलरली हर एक पॉइंट के हिसाब से फ्रीक्वेंसी देखते जाएं कि आपकी एग्जांपल 2.2 में क्या फ्रीक्वेंसी उसने डिराइव की हुई है, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से यहाँ पे पॉइंट्स लेते जाएं। तो ये पॉइंट्स जो सारे मिल जाए, जब पॉइंट्स ले लें उसके बाद उन पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर दें स्ट्रेट लाइंस के साथ, तो ये आपको क्या मिलेगी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिलेगी। तो ये तरीका था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। तो आपने क्या देखा कि हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दो डिफरेंट तरीके हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकली शो करने के। उसके बाद आ जाए फ्रीक्वेंसी कर्व। अब कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होती है, मैं यहीं से आपको बताती हूँ। अगर मैं गिवन डाटा की जो क्लासेस हैं, मतलब जो हम क्लासेस बनाते हैं, सपोज़ मैंने पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 7 ग्रुप्स बनाए हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्रुप्स 14 कर देती हूँ, इंटरवल कम कर देती हूँ, मैं कम इंटरवल ले लेती हूँ। अगर पहले मेरे पास 5 का इंटरवल है उसके बाद मैं नेक्स्ट में 2.5 का इंटरवल ले लेती हूँ। 14 ग्रुप्स टोटल कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 14 ग्रुप्स में ले जाती हूँ। पहले मैंने 7 ग्रुप्स में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाया हुआ है। फिर मैं उसके बाद नेक्स्ट उसी एग्जांपल में क्या करती हूँ, मैं उसी एग्जांपल में ज़्यादा ग्रुप्स बनाती हूँ, इंटरवल कम कर देती हूँ, इंटरवल छोटा कर देती हूँ। तो उस केस में जब अगर मैं 14 ग्रुप्स बनाती हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास जो रिज़ल्ट्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा क्लियर आना शुरू हो जाएंगे। मैं क्या करूँगी, अगर मैं 14 ग्रुप्स यहाँ बनाती हूँ तो हर एक के अलग अलग मिड पॉइंट्स भी फिर निकलेंगे। अब वो मिड पॉइंट्स ऑब्वियसली ज़्यादा क्लोज़ होते जाएंगे। तो जैसे जैसे मिड पॉइंट्स ज़्यादा क्लोज़ होते जाएँ, आपको ये वाले जो ऊपर मिलने वाले पॉइंट्स हैं ये थोड़े क्लोज़ मिलना शुरू होंगे। तो वो क्या कहते हैं कि व्हेन अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और अ हिस्टोग्राम
कंस्ट्रक्टेड ओवर क्लास इंटरवल्स मेड सफिशिएंटली स्मॉल, कि मैं क्लास इंटरवल्स को सफिशिएंटली स्मॉल कर दूँ, मतलब मैं क्लास इंटरवल्स को बहुत ज़्यादा स्मॉल ले लूँ फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, मतलब कि ज़्यादा सारी ऑब्जर्वेशंस आ जाएँ। इज़ स्मूथ, जब आप एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम, अब वो कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऐसे किसी डाटा पे जब कंस्ट्रक्ट हुई हो कि जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस के साथ सफिशिएंटली स्मॉल क्लास इंटरवल्स हों, तो ऑब्वियसली हमारे पास करीब पॉइंट्स आएंगे। जब उन पॉइंट्स को स्मूथ किया जाता है, इज़ स्मूथ, जब उनको इकट्ठे ऐसे मिलाया जाएगा वो स्मूथ सा रिजल्ट देंगे। वो जो आपके पास एक कर्व बनेगी, ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइंस आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगी और जो एक सिंपल स्मूथ सी कर्व बनना शुरू हो जाएगी। उस कर्व को आप क्या कहेंगे, वो क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाएगी। इसके बाद आ जाए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और अजाइब। अब यहाँ से देखें, वो कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और अजाइब इज़ द ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ओके, अब अगेन ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, यहाँ पे अब आपको पता है कोई भी कम्युलेटिव जो फ्रीक्वेंसी होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के दो कॉन्सेप्ट हम मोस्टली यूज़ करते हैं। एक हम कहते हैं लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक हम कहते हैं मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारे पास लेस देन टाइप अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, तो आपने सिंपली क्या करना है, अपने एक्स एक्सिस पे लोअर बाउंड्रीज़ को शो करना है। और अगर आपके पास मैक्सिमम टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, तो आपने इस साइड पे अपर बाउंड्रीज़ को शो करना है। यहाँ आप लोअर बाउंड्रीज़ को करें, यहाँ आप अपर बाउंड्रीज़ को करें। अब जो आपके पास ये भी अगेन वही क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देख के बनती है। आपके पास कोई टेबल गिवन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, या आप वो टेबल डिराइव करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो उस टेबल को देखिए, वहाँ से अगर आपने क्लास ली हुई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ली हुई है लेस देन टाइप, तो ये यहाँ पे सारी की सारी लेस बाउंड्रीज़ को शो करें, लोअर बाउंड्रीज़ को शो करें। और अगर आपने वो ली हुई है मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो फिर आप क्या करें, मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अपर बाउंड्रीज़ को शो करें। और उसके हिसाब से लोअर के हिसाब से इस क्लास की जितनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई वो शो करें, फिर इस क्लास की जितनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई वो पॉइंट लें, इस क्लास की जितनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई वो पॉइंट लें, उस सारे को ऐसे बाद में ऐसे मिला दें। आपके पास क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बन जाएगा। तो ये आपके पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल कैसे निकालना है। हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं, हमने स्पाइरल डायग्राम पढ़ी है, हिस्टोग्राम पढ़ी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ी है, फ्रीक्वेंसी कर्व पढ़ी है, और उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ी है। तो ये आपके पास ओवरऑल आज का लेक्चर है।